साल बीत चुके हैं। एक सवाल बनता है उन तमाम तथाकथित लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। तो सवाल यह है कि 77 साल तक वो लोग कहां सोए हुए थे जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं, किसी और ने लिखा। अधिकारी ऐसे होते हैं जो खुलकर बोलते हैं, खासकर पाखंडवाद पर, रूढ़िवादी परंपराओं पर, और जिस तरह से आज जो देश में जाति व्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम हमारा भी बढ़ेगा। तो किसी एक से जातिवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से भी ये जो परंपराएं चली आ रही हैं गलत, वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि हम सबको एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नीलम बोध हमारे बीच हैं। नीलम बोध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुझे लगता है नीलम बोध के मन में काफी सारे विचार आ रहे होंगे जब उन्होंने डीसी साहब को सुना है और इनके भावों को सुना है, और जिला चंबा का परिदृश्य भी आपके सामने आ गया है। तो नीलम बोध पूरे हिंदुस्तान में काम करती हैं। नीलम बोध अगले सेशन में तो आपको बात करनी है, लेकिन आइए डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये करते हैं इनका आपकी मुखरबिन से करते हैं, आपकी जुबान से करते हैं। तो आइए धन्यवाद भी करते हैं और थोड़े वक्त में अपनी बात भी कहें। नीलम बोध। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और आज के हमारे मुख्य अतिथि युवा के रूप में एक चमचमाता चेहरा हमारे बीच में उपस्थित हुआ, तो आप सबको और तमाम अतिथि गण को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन सब का आना तभी सार्थक था जब आप लोग यहाँ पर आए हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद ये मंच आज सुशोभित नहीं होता। तो एक बार मैं चाहूंगी आप जोरदार तालियों से हमारे तमाम अतिथिगण का स्वागत करें, उनका आभार व्यक्त करें और संकल्प ले। आज के दिन मैं संकल्प की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज एक महान दिन है। जी हां, विजय अशोक दसवीं। 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म जो मानवतावादी है, जो करुणावादी है, जो हमें विचार देता है, सिद्धांत देता है कि अगर हम सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे तो ये भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा और फिर से इस भारत के हर कोने, हर गली से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? जब हम सभी लोग संगठित होंगे, और संगठित ऐसे नहीं बल्कि इस भारत देश में एक निम्न तबके से आने वाला एक उच्च तबके तक का व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेगा, एक दूसरे को हाथ मिलाकर आगे बढ़ाएगा। एक गाना भी सुनते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना। तो ये मूल मंत्र तभी सार्थक होगा जब इस भारत देश में हम सही रूप से इन महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें उतारने का काम करेंगे। आज इस चंबा की पावन धरती पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो कि हमारे डीसी साहब ने किया है। तो ये आज एक ऐतिहासिक दिन है और किसी भी महामानव की मूर्ति की स्थापना या उसके विचारों का आदान प्रदान करना या उनके जीवन संघर्ष को लेकर चर्चा करना अपने आप में एक इतिहास रचता है। तो आज मैं उम्मीद करूंगी तमाम चंबा के लोगों से, चाहे वो महिला है, बहन है, बेटियां हैं या मेरे पिता तुल्य भाई हैं, बुजुर्ग हैं, कि हमें अपने जीवन में इन महान पुरुषों की विचारधारा को ग्रहण करना है। और मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। डीसी साहब, मैं समझती हूँ आपका समय बहुत बेशकीमती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी कम से कम उन 2 घटनाओं को सुने और समझे। और बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है
और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों आज हम संविधान के माध्यम से कर रहे हैं। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार हमें उस संविधान ने दिया। एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक के पद पर हमें पहुंचाने का अधिकार उस संविधान ने दिया। लेकिन विडंबना है कि आज उसी संविधान को जिस तरह से हम आए दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक हम तरह तरह के आडंबर इस भारत देश में रच रहे हैं। और तमाम कुछ बुद्धिजीवी, नहीं कहूंगी मैं उन्हें, कहने के लिए बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है। उन लोगों ने प्रोपागेंडा भारत में फैलाना शुरू कर दिया है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव थे। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। एक सवाल बनता है उन तमाम तथाकथित लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। तो सवाल यह है कि 77 साल तक वो लोग कहां सोए हुए थे जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा है। तो हमें जागरूक होना है, समझना है। तरह तरह के लोग हमारे बीच में आएंगे, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन हमें देंगे, लेकिन अगर हम सही मायने में बुद्धिजीवी हैं तो हमें बाबा साहब की उस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। चाहे वो कितना ही मीठा बोल जाए, चाहे वो कितनी ही चुपड़ी बातें कर जाए, चाहे वो कितने ही लच्छेदार भाषण दे जाए, लेकिन अगर वो आपके दुश्मन की पहचान करके आपको अवगत नहीं कराता, आपको सचेत नहीं करता, आपको सही रास्ता नहीं दिखाता, तो कोई फायदा नहीं है हमारा ऐसे बुद्धिजीवी होने का। दूसरी घटनाक्रम पर आती हूं। जिस तरह से जब परम पूज्य बाबा साहब PhD की डिग्री लेकर भारत लौटे और भारत के तबाह को यह पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा विशाल मंच लगाया और बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जुट गए। जैसे ही उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, PhD कर आ रहे हैं, और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने इतना विशाल भव्य मंच लगाया है, तो उनकी भी जिज्ञासा हिलोरे मारने लगी और उन्होंने भी निर्णय लिया कि मैं भी उस पल को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखूंगी जब मेरे साहेब मंच पर होंगे और लाखों की भीड़ उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जुटी होगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी सुंदर, साफ सुथरी या कीमती साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज, जी हाँ, साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने ट्रंक में से निकाला और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो और लाखों की भीड़ वहां पर हो, तो बताइए उस पुरुष की जीवन साथी यानी कि जो उसकी पत्नी है उसको कहां पर होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए?
मंच पर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि स्टेज पर होना चाहिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो स्टेज पर थी, ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, दूर दूर तक कहीं माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी भाषण देते हुए कहीं ना कहीं एक आस भरी नजरों से उस भीड़ में चारों तरफ माता रमाबाई को खोज रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण खत्म होता गया, अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे से एक महिला चुपके से निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसे ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरे जीवन संघर्ष में कभी कोई कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज इस तमाम भारत देश की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, तो मैं नतमस्तक करती हूँ आज के दिन ऐसी माता रमाबाई को भी। और मैं चाहती हूँ कि आप एक संकल्प लेकर जाएं और एक संकल्प ले कि जिस तरह से इस देश के तमाम सूरवीरों ने इस देश के लिए अपने जान न्यौछावर की, उनकी जीवन संगनियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, इसी तरह से हम भी उन महानायिकाओं को पढ़े और उनके जीवन संघर्ष का 100% नहीं कहती मैं, 50% नहीं कहती, बल्कि 10% भी जिस दिन आप लोगों ने उनके जीवन संघर्ष को अपने जीवन संघर्ष में उतार लिया ना, तो आज मैं चंबा की इस पावन धरती पर बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, लाखों सुखदेव पैदा हो जाएंगे, लेकिन जरूरत है हमें उन महान वीरांगनाओं के संघर्ष को भी समझने की। तो समय का अभाव भी कम है, डीसी साहब को भी जाना है और मैं एक बार फिर से आज इस पावन पर्व पर उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इतना कीमती समय निकालकर वो हमारे बीच में आए और जो मार्गदर्शन किया, बड़ा खुलकर बोला है, मुझे अच्छा लगा। मैं तहे दिल से कह रही हूँ, बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो खुलकर बोलते हैं, खासकर पाखंडवाद पर, रूढ़िवादी परंपरा पर, और जिस तरह से आज जो देश में जाति व्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम हमारा भी बढ़ेगा। तो किसी एक से जातिवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से भी ये जो परंपराएं चली आ रही हैं गलत, वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि हम सबको एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया नीलम बोध जी, आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जोश और जो विचारों की ज्वाला उमड़ रही है, मुझे लगता है इस तरह की ज्वाला का उमड़ना बहुत जरूरी है। और जो अपने वैचारिक ज्वाला यहाँ मैं कहूँगा जलाई है, ये कहना गलत नहीं होगा, दुष्यंत कुमार को याद करते हुए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना हो, आपके ही सही हो कहीं भी, मगर ये आग जलनी चाहिए। तो ये जो आग है, जो विचारों की आग है, दृष्टि की आग है, जो नीलम बोध ने जिसका जिक्र किया, और इन्होंने अपने जिक्र में ये भी कहा कि ऐसे निर्भीक, ऐसे जिम्मेदार और ऐसे बेबाक बोलने वाले जिलाधीश भी बहुत कम आते हैं, जिन्होंने आज ये आकर हम सबको, मैं कहूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन किया है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाया है।
उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। गोष्ठी अभी चलनी बाकी है, लेकिन पहला टेक्निकल सेशन हमारा, इनॉग्रल सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर।